मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज से हम लोग कक्षा 10 के एनसीईआरटी के सामाजिक विज्ञान के चौथे भाग राज्य व्यवस्था के पहले अध्याय सत्ता की साझेदारी के बारे में चर्चा करेंगे। तो बगैर देर किए माँ सरस्वती का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। इस सत्ता की साझेदारी को समझने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र की आत्मा है। हम लोकतंत्र की बात इसलिए कर दिए शुरुआत में ही क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और जहाँ तक अभी आपको पता न हो, सत्ता की साझेदारी वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा होती है। सत्ता की साझेदारी का अर्थ होता है शक्तियों का बंटवारा, यानी कि शक्तियों की साझेदारी। शक्ति कैसी? निर्णय लेने की शक्ति या शासन करने की शक्ति। तो सत्ता की साझेदारी को समझने के लिए या ये जानने के लिए कि सत्ता की साझेदारी कितनी ज़रूरी है, इसको दो देशों के कहानियों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एक देश हमारा समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका और दूसरा बेल्जियम जो यूरोप महादेश का एक देश है। इन दोनों देशों में सत्ता की साझेदारी को हम लोग इस प्रकार समझेंगे कि यह कितना महत्वपूर्ण मायने रखती है। तो बगैर देर की शुरुआत करते हैं। पहले बेल्जियम से शुरुआत करेंगे। तो बेल्जियम एक यूरोप महादेश का देश है जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स है और ये यूरोप का एक छोटा सा देश है। अगर क्षेत्रफल की बात करें इसका, तो हरियाणा से भी छोटा है। बताइए, एक देश है और वो क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। और अगर उसके पड़ोसी देशों की बात करें तो चार पड़ोसी देशों, यानी कि चार पड़ोसी देशों से उसकी सीमा साझा होती है। कौन कौन से देश है? फ्रांस है, नीदरलैंड है, जर्मनी है और लग्जमबर्ग है। तो चार देशों से वो अपनी सीमा साझा करती है। कौन? बेल्जियम। और अगर इसकी आबादी की बात करें तो 1 करोड़ से अधिक और हरियाणा की करीब आधी है। तो आपको मोटा मोटी तौर पे समझ में आ गया होगा कि बेल्जियम की संरचना या उसकी स्थिति कैसी है। अब आगे बढ़ते हैं। बेल्जियम देश में अगर जातीय बुनावट की बात करें तो वहाँ पर 3 भाषा के लोग रहते हैं, डच, फ्रेंच और जर्मन। और अगर डच भाषी लोगों की बात करें तो उसकी आबादी 59% है और वो फ्लेमिश इलाके में रहा करते हैं। किस इलाके में? फ्लेमिश इलाके में। यानी कि डच सबसे अधिक जनसंख्या में है और वो बेल्जियम के फ्लेमिश इलाके में रहा करते हैं। और दूसरी बात करें अगर फ्रेंच भाषी लोगों की, तो उसकी जनसंख्या 40% है और वे बेल्जियम में वेलोनिया क्षेत्र में रहा करते हैं। उसी तरह अब 1% आबादी जो है जर्मन भाषी की है, जो छीट-फूट पूरे बेल्जियम में इधर उधर, कोई इसकी विशेष स्थिति नहीं है तो इधर उधर रहा करते हैं। मतलब इसका कोई विशेष भौगोलिक जगह नहीं है जहाँ पर कि ये निवास करते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि डच जो है बेल्जियम में बहुसंख्यक है और फ्रेंच जो है तुलनात्मक रूप से अल्पसंख्यक है। यानी कि डच जनसंख्या में ज़्यादा है तो उसको बहुसंख्यक बोले हैं, और फ्रेंच जो कि जनसंख्या में बेल्जियम में कम है उसको बोलेंगे अल्पसंख्यक। तो ये तो बात रही पूरे बेल्जियम की। लेकिन बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में बात करें तो ब्रुसेल्स में फ्रेंच 80% है, यानी 80%, और डच 20% है। तो यहाँ पर कुछ नज़ारा आपको अलग देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो बेल्जियम में डच बहुसंख्यक है, वही ब्रुसेल्स यानी उनकी राजधानी में अल्पसंख्यक है। तो नज़ारा कुछ अलग हो ही रहा है।
यानी कि आपको डच भाषी लोगों से समझ में आ रहा होगा कि डच है तो पूरे बेल्जियम में बहुसंख्यक, लेकिन राजधानी में क्या है, अल्पसंख्यक है। तो इस बात की बात हम क्यों कर रहे हैं, ये अगले स्लाइड में देखते हैं। बहुसंख्यक जो डच भाषी है वो फ्लेमिश इलाके में रहा करते हैं। किस इलाके में, फ्लेमिश इलाके में। और फ्लेमिश इलाका कौन सा है, ये पीला वाला जो भाग दिख रहा है। और फ्रेंच जो है वो वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं, जो रेड कलर का ये जो आपको दिख रहा है। और बाकी बाद जो बचा है जर्मन भाषी, वो किस क्षेत्र में रहते हैं, ये जो आपको थोड़ा थोड़ा रेखा खिंचा हुआ रेड वाले भाग में जो दिख रहा है, यहाँ पर जर्मन भाषी रहते हैं। तो ये तो हो गया भौगोलिक परिस्थिति जहाँ पर कि अलग अलग तरह की जनसंख्या निवास करती है। और ये जो बीच में इस तीर के माध्यम से जो दिखाया गया है, ये बेल्जियम की राजधानी है। क्या है, बेल्जियम की राजधानी। अब आगे बात समझते हैं। अब देखिए, जो बहुसंख्यक है डच भाषी, उनको कुछ नाराज़गी होती है। नाराज़गी क्यों होती है, वो है बहुसंख्यक, लेकिन पूरे बेल्जियम में बात करें, क्या बोले, पूरे बेल्जियम में बात करें तो वो अल्पसंख्यक तो है फ्रेंच भाषी, लेकिन तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर है। क्या है, ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर। और अगर आर्थिक विकास या शिक्षा का लाभ की बात करें तो उसमें भी फ्रेंच आगे है, लेकिन है अल्पसंख्यक। तो इस बात से डच भाषी में नाराज़गी का माहौल बनता है। कैसा माहौल बनता है, नाराज़गी का माहौल। और 1950 और 60 के दशक में डच और फ्रेंच भाषी लोगों के बीच तनाव में वृद्धि होती है। वृद्धि, आप लोग समझिएगा, तनाव क्यों उत्पन्न हुआ, तनाव इसलिए उत्पन्न हुआ जो अल्पसंख्यक है वो ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर भी है, और साथ ही साथ आर्थिक विकास और शिक्षा के लाभ में भी वो आगे है। इसी बात से बहुसंख्यक डच भाषी में नाराज़गी का माहौल होता है। लेकिन आपको एक भी बात यह भी ध्यान में रखना होगा कि बेल्जियम में तो बहुसंख्यक डच भाषी है, लेकिन बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक फ्रेंच भाषी है। अब इसी तरह कुछ स्थिति यानी जातीय बुनावट कहाँ की है, श्रीलंका की। तो उसको अगले स्लाइड में देखते हैं। तो श्रीलंका जो हमारा समुद्री पड़ोसी ये देश है, तो वो दक्षिण एशिया महादेश में भारत का समुद्री द्वीपी पड़ोसी देश है, जो कि भारत के दक्षिण में। ये तमिलनाडु राज्य से दक्षिण में कुछ दूरी पर स्थित है। किस राज्य में, तमिलनाडु राज्य में। और इसकी आबादी की बात करें तो इसकी आबादी लगभग 2 करोड़ है, लेकिन लगभग हरियाणा के बराबर। और वो जो बेल्जियम था उसकी आबादी हरियाणा की करीब आधी थी, यानी 1 करोड़ थी। तो इसकी लगभग 2 करोड़ होगी। वो तो लिखा हुआ ही। अब इसके जाति समीकरण की बात करते हैं। श्रीलंका में मुख्य रूप से 2 भाषी लोग रहते हैं। एक है सिंहली भाषी और दूसरा है तमिल भाषी। तो सिंहली भाषी जो है वो 74% है, और वो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। किस धर्म को, बौद्ध धर्म को। साथ ही साथ तमिल भाषा बोलने वाले जो है वो 18% है, और वो किस धर्म को अपनाते हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म को अपनाते हैं। और कुछ लोग जो सिंहली और तमिल दोनों भाषा का उपयोग करते हैं वो है 7%, और वो ईसाई धर्म को अपनाते हैं। और तमिल में भी 2 तरह के तमिल है, एक है श्रीलंकाई मूल के तमिल और दूसरे हैं भारतीय मूल के तमिल। श्रीलंकाई मूल के तमिल कितना है, 13% है, और भारतीय मूल के तमिल मात्र 1% है। इसका अर्थ ये हुआ कि श्रीलंका के जो ओरिजिनल यानी कि उनका जन्म या उनके जो पूर्वज रहे हैं वो श्रीलंका से ही रहे हैं, वो है श्रीलंकाई मूल के तमिल जो 13% है, और जो भारतीय लोग वहाँ जाकर रह रहे हैं और तमिल भाषी बन गए हैं वो मात्र 1% है। तो इन दोनों देशों यानी कि बेल्जियम और श्रीलंका के दोनों देशों के जाति समीकरण को हम लोग समझ पाए हैं, और इस जातीय समीकरण के कारण ही कुछ उन लोगों में
तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि वहाँ की सरकारें अलग अलग तरीके से इस तनाव को ख़त्म करने के लिए निपटती है। तो उस तनाव से निपटने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठाते हैं, ये अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। और अगर सरकार इस तनाव को ख़त्म करने में नाकाम रहती है तो क्या स्थिति उत्पन्न होती है, इस बात को भी समझेंगे। और उसके बाद हम लोगों को निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा कि वास्तव में सत्ता की साझेदारी कितनी ज़रूरी है। तो अंतिम में आपको बोलेंगे कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर अपना राय दें। थैंक यू। अगले अध्याय में फिर हम लोग मिलेंगे। इसके लिए इस वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए बड़ा सा थैंक यू। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।